हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए जो फ़िल्म लेकर आई हूँ, ये फ़िल्म अपने आप में एक आईना थी और एक सच्चाई थी हमारे कानून के बारे में कि अगर गुनाह करने वाला कोई बहुत पावरफुल इंसान हो या बहुत पावरफुल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसके गुनाह को छिपाने के लिए किस हद तक जो है कार्रवाइयाँ टाली जाती हैं, तारीख पे तारीख डलवाई जाती हैं, उसका अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल है ये फ़िल्म। और इस फ़िल्म का नाम था नो वन किल्ड जेसिका, जो सन 2011 में आई थी और इसे बनाया था राजकुमार गुप्ता ने। और इस फ़िल्म में थी रानी मुखर्जी और विद्या बालन। रानी मुखर्जी और विद्या बालन पहली बार एक साथ इकट्ठे इस फ़िल्म में नज़र आई थी और दोनों का ही बड़ा ही मजबूत रोल था। एक और जहां विद्या बालन जेसिका लाल, जी हाँ, ये जेसिका लाल मर्डर केस पर आधारित ये फ़िल्म थी कि क्या हुआ था जेसिका के साथ और फिर उसके बाद क्यों इतना वक्त लगा जेसिका को इंसाफ मिलने में। यही इस फ़िल्म की कहानी थी और इसी वजह से ये फ़िल्म काफ़ी सुर्खियों में भी रही, क्योंकि इसी फ़िल्म के साथ वही सारी बातें दोहराई गईं जिन बातों को हम अक्सर न्यूज़ चैनल पे या रेडियो पे सुनते थे, लेकिन उसे एक फ़िल्म के माध्यम से देखने में और भी ज़्यादा लोगों में उत्साह बढ़ी। और बहुत सारे लोग जो इस केस से जुड़े थे वो भी इस फ़िल्म के लिए जो हैं उत्साहित तो थे ही, देखना चाहते थे। और जो इस केस के बारे में नहीं भी जानते थे वो भी इस फ़िल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और इस फ़िल्म को सपोर्ट कर रहे थे। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ ना, तो मुझे सन 2006 में ही इस केस के बारे में पूरे तरीके से पता चला। बीच में कभी अगर कुछ दिखा भी होगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे तो इतनी ज़्यादा माइंड चलता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप इंडिपेंडेंट होते जाते हो, आपके पास इंडिपेंडेंस आपके दिमाग को मिलती है अपना एक जजमेंट देने की और अपनी नज़र से किसी चीज़ को देखने की, तब आपको समझ में आता है। और मुझे भी सन 2006 में ही इस केस के बारे में समझ में आया। और इसी केस के दौरान जो कैंडल मार्च मूवमेंट था वो शुरू हुआ था, क्योंकि रंग दे बसंती जो मूवी आई थी वो भी इत्तेफाकन जनवरी सन 2006 में ही रिलीज़ हुई थी और उसमें शायद कैंडल मार्च मूवमेंट दिखाया गया था। तो उसी सीन से प्रेरित होकर उसके बाद जेसिका लाल के लिए ये जो है मुहिम शुरू करी और इस मुहिम ने बहुत साथ दिया और बहुत हिम्मत दी जो है जेसिका के परिवार को। जेसिका लाल मर्डर केस के बारे में आप लोग अब बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं भी जानते हैं मैं चाहूँगी कि ये फ़िल्म ज़रूर देखें, जो स्पेशली जो आज की जनरेशन है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक केस मैं इसे मानती हूँ कि कहने को तो जेसिका को गोली मार दी, जेसिका ख़त्म हो गई, चली गई उस दुनिया से, लेकिन जो उसका जो परिवार था, जो तिल तिल करके मरा है इतने सालों में, और जिस शख्स ने ये लड़ाई लड़ी, सबरीना लाल, जिसकी मैंने थंबनेल में भी फ़ोटोग्राफ लगा रखी है रानी मुखर्जी और विद्या बालन के साथ, उस औरत ने, उस महिला ने जो जंग लड़ी है वो वाकई काबिले तारीफ़ है और काफ़ी हिम्मत दिखाई उस लड़की ने। लेकिन अफसोस, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि अब सबरीना भी कुछ साल पहले ही ये दुनिया छोड़कर बड़ी खामोशी से जा चुकी हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि जब वो इस दुनिया से गईं तब बहुत कम लोगों ने उनके बारे में बात करी, उन्हें श्रद्धांजलि दी। ख़ास तौर पे वो लोग जो उस वक्त सबरीना को मिलना चाह रहे थे, उससे बात करना चाह रहे थे, उसके इंटरव्यूज़ देखना चाह रहे थे, उसके इंटरव्यूज़ ले रहे थे, बल्कि उससे उस घटना के बारे में जानना चाह रहे थे। और ज़ाहिर सी बात है, ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री वाले होते हैं, जब किसी सत्य घटना पर फ़िल्म बनाते हैं तो वो उस शख्स या उस घटना से जुड़े हुए जो करीबी हैं उनसे मिलते हैं, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी करंट स्थिति, उनके हालात, उस वक्त क्या हुआ था, वो सब उनको जानना पड़ता है। चाहे राइटर्स हों और एक्टर्स को भी जो है उनसे मिलना पड़ता है, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर कुछ सीखनी पड़ती है।
तो यहाँ पर जो विद्या बालन थी वो सबरीना लाल का ही किरदार निभा रही थी, जो जेसिका लाल की बहन थी, जिन्होंने इस केस को पूरे तरीके से जो है ना ही सिर्फ देखा है, बल्कि उनके साथ साथ क्या क्या हुआ है, उनके साथ जो बीती है वो सबरीना ही जानती थी। और तिल तिल करके जो अपने परिवार को उन्होंने सफ़र करते हुए देखा, उनकी आधी फैमिली ख़त्म हो गई। लेकिन इंसाफ अगर मिला भी तो भी बहुत बाद में, और वो इंसाफ भी वैसा इंसाफ नहीं था जो शायद एक इस घटना से वो डिज़र्व करते थे। यानी कि जिस तरह की जो वारदात की थी उस शख्स ने, उस हिसाब से उसको वो दंड भी वैसा नहीं मिला। आप सबको पता ही है कि वो शख्स कौन था। वो बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और वही वजह है जिसकी वजह से जो है ये केस इतना लंबा चला, इतनी तारीखें डली। इस पूरी परिवार को, जो जेसिका लाल का जो परिवार है, उसे कितना हैरेसमेंट सहना पड़ा। देखो, एक इंसान एक ही बारी में ख़त्म हो गया, उसका किस्सा उसी वक्त ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। लेकिन जो फैमिली थी, तिल तिल करके जो हर रोज़ एक एक खौफ का मंज़र आपको देखने को मिलता है, जिस तरह से आपको हैरेस किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डरावना होता है। मौत तो एक बार आई, आपको लेकर चली गई, लेकिन जो एक मौत का डर होता है, जो आपको ना जीने देता है, ना मरने देता है, ना खाने देता है, ना पीने देता है, ना बैठने देता है, ना सोने देता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। और वो इस फैमिली ने पूरा झेला, और उतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी वो वर्डिक्ट नहीं आया जो शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन जो वर्डिक्ट सुनाया, वो भी जो है उसे सही से उस वर्डिक्ट का पालन नहीं हुआ। आप सब जानते ही हैं इस केस के बारे में, मैं अब क्या बोलूं। हालांकि इस फिल्म में जो है वहाँ तक ये फिल्म दिखाई गई कि भाई कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला सुनाया और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन उस फैसले सुनाने के बाद क्या हुआ एग्जैक्टली, वो तो बातें वैसी की वैसी ही हैं। लेकिन खैर, इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि जेसिका लाल मर्डर केस बहुत ही ज़्यादा एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। उसमें इतने सारे, एक तरीके से ओपन एंड शट केस था, सारे सबूत सब कुछ थे, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे वो सारे सबूत गायब होते चले गए, मुकरते चले गए। कई लोग जो इस केस से जुड़े थे वो धीरे धीरे कहाँ के कहाँ चले गए, गायब हो गए। तो इसी वजह से जो है आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। हमें इस फिल्म में तो बहुत लिमिटेड बातें दिखाई गई हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें थी जो शायद जेसिका की फैमिली, जेसिका की सिस्टर को पता होगा, जिसके बारे में शायद अब हमें कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सबरीना अब इस दुनिया में नहीं है। और जिस तरीके से सबरीना खामोशी से दुनिया को अलविदा कह के चली गई, ये केस भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अब चला ही गया है। अब तो ये केस सिर्फ एक फिल्म के माध्यम से हमारे जहन में याद बन के रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस केस में जो चीज़ें हुई, जिस तरह की मैनिपुलेशन हुई, जिस तरह का हैरेसमेंट हुआ, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। सोचो, हम लोग तो बात कर रहे हैं, हम बात करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिस फैमिली ने इतना कुछ झेला था उस पर क्या बीती होगी। तो ये फ़िल्म आप देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है, और आप देखकर जो है आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली में जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फैमिली पर क्या बीतती है, पूरा परिवार कितना सफ़र करता है। और इस सब में हम किसको दोष दें? अपने पिछले जन्मों के पापों को, भगवान को, कुदरत को, कानून को, प्रशासन को, पुलिस को, किसको दें? हम जिसको भी ब्लेम करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा लॉस हो चुका है वो तो कभी भरपाई होगी भी नहीं। हमें जस्टिस मिले या ना मिले, लेकिन जो हमारा करीबी, अपना, डियर नियर है, जो इस दुनिया से चला गया, वो कभी वापस नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रही कि इस वजह से हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। जो निर्भया केस हुआ था उसमें भी ज़्यादातर
जो गुनहगार थे उनको सज़ा मिली, लेकिन जो लड़की चली गई, जो अपने माँ बाप की जो औलाद थी, जिस माँ बाप ने उसे पैदा किया, उसे बड़ा किया, जिसने क्या सोच कर जो है माँ बाप दुनिया में औलाद को लेकर आते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा क्या क्या फेस करेगा। जैसिका की पूरी फैमिली को कभी नहीं पता था कि हमारा हंसता खेलता परिवार एक दिन कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। जो बेटियां हैं, क्या सोचा होगा कि भाई हमारी बेटियां होंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, शादी होगी, उनकी फैमिली बनेगी, क्या होगा। जो एक एक बहुत ही रेगुलर माइंडसेट पेरेंट्स रखते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंसान शॉक में चला जाता है। ख़ास तौर पे अपने जवान बच्चे को अपने ही आंखों के सामने इस दुनिया से रुखसत करना, ये एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सज़ा होती है, जो जेसिका के पेरेंट्स ने देखी। और सबरीना के लिए तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी खुद की ज़िंदगी कितनी बर्बाद हुई। जिस उम्र में हर एक लड़की जो है अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जीती है, अपने लिए कुछ एक फ़ैसले लेती है, उस उम्र में वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है। उसकी पूरी ज़िंदगी आधी कोर्ट कचहरी में बीत गई, इतना हैरेसमेंट फेस करना, और फिर न्याय मिलकर भी ना मिलना, वो कितनी उसके लिए प्रॉब्लम होगी। उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। जैसिका तो एक ही बार में ख़त्म हो गई, लेकिन जो सबरीना थी वो तो, उसकी तो एक अलग ज़िंदगी, अलग तरीके से ज़िंदगी डैमेज हुई, जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन चलो, मुझे एक बात अच्छी लगी कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों ने सबरीना को भी जाना। सबरीना कौन है, कितनी हिम्मत से वो चीज़ें फेस कर रही है, अपनी फैमिली को संभाल रही है। और सबरीना का मैंने एक बार इंटरव्यू भी पढ़ा था कि वो किस तरीके से अकेली है, सिंगल है, और किस तरीके से वो अपनी लाइफ लीड करती है। मुझे अब ज़्यादा याद नहीं है। और उस वक्त हर कोई सबरीना को पकड़ पकड़ के कैमरे के आगे उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था, उसके आगे उसको एक हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहा था, जो कि वो डिज़र्व भी करती थी। सबरीना डिज़र्व करती थी, क्योंकि उसने अपनी फैमिली के लिए जो है इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। कौन कहता है कि औलाद माँ बाप के लिए कुछ नहीं करती है, औलादें कभी पिसती नहीं है माँ बाप के लिए। यहाँ तो सबरीना अपने पेरेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए उसने इतना स्ट्रगल किया। तो वाकई सबरीना को मेरा सलाम है। और मैं ये जो वीडियो है ये जेसिका के लिए तो बना रही हूँ, लेकिन उससे कई ज़्यादा मैं सबरीना के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सबरीना की जो एक जर्नी थी, जो एक सबरीना की जो एक स्ट्रगल थी, उसको बहुत से लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं। वो क्या थी, बिना कुछ कहे वो जिस तरीके से, जिस खामोशी से इस दुनिया को अलविदा कहकर गई ना, वो मुझे बहुत ही बुरा लगा जब मुझे पता चला कि अब वो भी, जिसने इतनी लड़ाई लड़ी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो खैर, पूरी फैमिली एक तरीके से तबाह हो गई। तो ये बहुत ही ट्रैजिक केस था जेसिका का। और उससे भी ज़्यादा ट्रेजिडी जो हुई वो सबरीना के साथ हुई। उसने अपने आँखों के सामने अपने माता पिता को भी जाते हुए देखा, पहले बहन को देखा, फिर अपनी पेरेंट्स को देखा, और पता नहीं उसने क्या क्या फेस किया होगा। तो खैर, मैं जो है ये सबरीना को बहुत सारी उसकी अब तो खैर बहुत वक्त हो गया है सबरीना को इस दुनिया से गए हुए। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, भगवान खुदा उसकी आत्मा को शांति दे। और इस फिल्म में जो रानी मुखर्जी थी वो एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही थी, जो इस केस को वो आगे लोगों तक जिस तरीके से उन्होंने पहुंचाया है, किस तरीके से उन्होंने जो है इस केस में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है एज अ जर्नलिस्ट होकर, उसमें रानी मुखर्जी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया है। और काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, जिसमें वो बहुत अब्यूज़ भी करती हैं लोगों को। तो एक तरीके से रानी के करियर का एक बड़ा ही डिफरेंट रोल था, जिसके लिए रानी मुखर्जी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो ये पिक्चर वाकई अच्छी पिक्चर है। इसके गाने अमित त्रिवेदी ने इसका संगीत दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। और बहुत ही इसके गाने भी काफ़ी अच्छे रहे। जैसे दिल्ली के ऊपर भी एक गाना बनाया, क्योंकि ये शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये दिल्ली का ही केस था, एक और केस था दिल्ली में। तो बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी कि इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया, और बहुत ही
मतलब एक तरीके से इस फिल्म की काफ़ी अच्छी रिसर्चिंग भी थी और बहुत अच्छे से इसे दिखाया भी गया है। और ओवरऑल आपको जो लोग इस केस को अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं, वो भी अगर इस फिल्म को देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, और जिनको बिल्कुल भी नहीं इस केस के बारे में पता, वो भी इस फिल्म को देखकर उनको समझ में आ जाएगा कि ये केस था क्या। तो खैर, ये पूरी फिल्म आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगी। और बस जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियोस को थोड़ा बहुत जितना भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत है। और जाते जाते आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी रमज़ान शुरू हो चुके हैं। और देखिए, फेस्टिवल किसी भी धर्म का हो, हर फेस्टिवल जो है वो देना सिखाता है, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो किस तरीके से हम दूसरों के लिए काम आ सके। और जो सबसे बड़ा जो एक रीज़न होता है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, वो होता है शुक्राना, कि भैया हमें जो भी भगवान ने, खुदा ने जो भी दिया है, हम उसके लिए उसे थैंक्स करते हैं। और उसे थैंक्स करने के लिए हम जो है दान पुण्य करते हैं कि जो भी तुमने, खुदा भगवान हमें दिया है, हम वो औरों के लिए जो है इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो महीना होता है, जितना मैं रमज़ान को पिछले कुछ समय से समझ पाई हूँ, कि ये जो फेस्टिवल होता है रमज़ान, ये रमज़ान में थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये जो होता है शुक्राना करने का वक्त होता है और दुआएं करने का वक्त होता है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। और शुक्रगुजार शुक्राना करने के लिए खुदा से कि तूने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं तेरे दर पे खड़ा होकर तुझसे जो है ये शुक्र अदा कर रहा हूँ। और जो भी तूने मुझे दिया है वो मैं उसका कुछ हिस्सा जो है एक किसी ज़रूरतमंद को दूँ, किसी को खिलाऊँ। और जो त्यौहार होता है वो खाने का नहीं बल्कि खिलाने का त्यौहार होता है, कोई भी हो। चाहे आप क्रिसमस में भी आप दूसरों को गिफ्ट देते हो, दिवाली पर भी आप गिफ्ट बांटते हो, और जो गुरुपुरब होता है उसमें आप लंगर लगवाते हो ताकि हर किसी का पेट भरा रहे, हर कोई खाली पेट ना सोए। तो ये जो त्योहार होते हैं ना, इसके बहुत ही गहरे डेप्थ में मीनिंग होते हैं, जो मैंने अब कुछ समझे हैं। क्योंकि पहले तो हमें इतनी समझ नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, हम समझते जाते हैं कि त्योहारों का असली मकसद क्या होता है। दूसरों की खुशी में खुश होना, ये सबसे बड़ा जो होता है ना, ये एक सबसे बड़ी सीख होती है जो हमें हर त्योहार पे सीखने को मिलती है, कि कुछ ऐसा करें जिससे किसी और के चेहरे पर हंसी आए। तो खैर, आप सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप सबकी दुआएं कबूल हों। आप जिसके लिए भी जो भी दुआ कर रहे हैं, उसकी दुआ ज़रूर कबूल हो, और हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, आबाद रहे। और सबरीना के लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और जो भी उसने यातनाएं, मानसिक यातनाएं सही हैं, वो अब उसे वो सब सहन ना करनी पड़े। तो बस, गॉड ब्लेस हर सोल एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।